बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग 2026 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स का एक पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक सवाल आया है और ये सवाल कोड ऑफ एथिक्स से टेस्ट किया गया है। अब आई कैप कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आपको गाइड किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्ट किए जा सकते हैं, प्लस इसके अलावा उसकी वजह से कौन कौन से थ्रेट्स निकल के आते हैं, आप उसके लिए क्या सेफ गार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा एक ये पर्सपेक्टिव चल रहा होता है। आए इस सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। इन द लाइट ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्टेड एंड, देखिए एंड आ गया, इसका मतलब ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, द थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिचुएशन। तो यहाँ पर इसने मुझसे मेनली दो चीज़ें मांगी हैं। नंबर वन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सारे बताऊं? नहीं, सिर्फ वो बताना जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिचुएशन, यानी ऊपर जो मैंने बातें की हैं उसकी वजह से कौन कौन से थ्रेट्स आपके पास निकल कर आ रहे हैं। अब देखें, कोड ऑफ एथिक्स का सवाल है, जजमेंटल सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल है, बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। 9 नंबर का सवाल है, तो 3-4 मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लूँगा और ज़ाहिर है 3-4 में थ्रेड्स डिस्कस कर लूँगा। लेकिन इससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आपके पास 5 तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 इज़ ऑब्जेक्टिविटी, फिर उसके बाद इंटेग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि आपने अपने मकसद के लिए अपना काम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इंटेग्रिटी, हमेशा सच बोलना है। फिर इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, राज को राज रखना है। मतलब अगर कोई चीज़ प्राइवेट है, कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको आपने दूसरों के सामने बयान नहीं करना। फिर उसके अलावा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एंड ड्यू केयर, कि आपने हमेशा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रहना है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट रहना है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कॉम्पिटेंट रहना है। फिर इसके अलावा 5वां पॉइंट है आपके पास प्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से लोग आई कैप जैसे इदारे को बुरा समझें, आई कैप जैसे इदारे को लोग बुरा समझें। ये थे हमारे पास 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि अफेक्ट हो सकते हैं। ये पॉसिबल है, मैं आपको सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिनेरियो में आइडेंटिफाई करेंगे। अब थ्रेट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं सर? थ्रेट्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे पास एक होता था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सर एक हमारे पास होता था फेमिलैरिटी थ्रेट, जान पहचान वाला। इंटरेस्ट थ्रेट मतलब कहीं पर अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। फेमिलैरिटी थ्रेट किसी जान पहचान की वजह से अराइज हो रहा है। फिर एक आपके पास होता था इसके इसके अलावा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि अगर कहीं पर आपको अपना ही काम रिव्यू करना पड़ जाए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अलावा एक हमारे पास होता था इंटिमिडेशन थ्रेट, और 5वां इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई आपसे ज़बरदस्ती अपना काम करा रहा है, कोई आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है। हमने बी लॉ में पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन। तो यहाँ पर अगर कोई आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई ज़बरदस्ती काम करवाना चाह रहा है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इंटिमिडेशन थ्रेट में वो चीज़ कंसीडर की जाएगी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके अलावा आपके पास एक होता था एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट इज़ बेसिकली जहाँ पर आप अपने क्लाइंट की पोजीशन को
प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर इन स्पेसिफिक थ्रेट्स की वजह से कोई ना कोई सेफगार्ड्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई एप्लीकेबल है तो। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा था कि कोई सेफगार्ड्स एप्लीकेबल थे, कुछ जगह पर सेफगार्ड्स एप्लीकेबल नहीं होते थे। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे पास एथिक्स के पोर्शन का। तो आइए अब इस सिनेरियो को देखते हैं कि यहाँ पर कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सेफगार्ड्स हमें यहाँ पर क्योंकि बताने नहीं है कोई। यू आर द इंगेजमेंट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ सिल्वर लाइन टेक्सटाइल लिमिटेड। आप एक क्लाइंट के ऊपर ऑडिट सीनियर है। ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन स्टेज ऑफ द ऑडिट, management insist that certain key estimates relating to the inventory obsolescence should remain unchanged from the prior year। आपको सामने से मैनेजमेंट का जवाब मिला कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ एस्टिमेट्स वगैरह हैं जो पिछले साल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, ऑन द बेसिस दैट दे वर एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर्स लास्ट ईयर। तो मुझे कुछ सिनेरियो समझ में आ रहा है कि आपने शायद एस्टिमेट्स के ऊपर एतराज़ उठाया होगा और सामने से जवाब मिला होगा, भाई क्या हो गया, ये एस्टिमेट्स पिछले साल आप ही लोगों ने बनाए थे, अप्रूव भी किए, मतलब हमने बनाए थे, आपने अप्रूव किए थे, ऑडिट वगैरह हो गया था, आपने इसको एग्री किया था। तो अब आपको इस साल अपने ही पुराने एस्टिमेट्स के ऊपर एतराज़ हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि पिछले साल ये एस्टिमेट ठीक था, इस साल हम इस जैसे ही एस्टिमेट बना रहे हैं तो आपको एतराज़ हो रहा है। ये आपको सामने से कुछ इस तरह की बात सुनने को मिली। द इंगेजमेंट मैनेजर, फिर आपने ये बात अपने मैनेजर को बताई होगी, तो वो क्या कह रहा है, एडवाइजेज द ऑडिट टीम नॉट टू चैलेंज, मतलब वो आपको कह रहा है कि भाई इनको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, द एस्टिमेट्स एग्रेसिवली, स्टेटिंग दैट रीविजिटिंग दिस मैटर वुड इम्प्लाई दैट द फर्म्स प्रायर ईयर जजमेंट मे हैव बीन इनकरेक्ट। सर हो सकता है कि आपके चैलेंज करने की वजह से हमारे ऊपर ही डाउट क्रिएट हो जाए और हम बोलें शायद हमने पिछले साल कोई गलती कर दी थी, या पिछले साल हमने इग्नोरेंस की वजह से ये चीज़ जाने दी थी, क्योंकि जाहिर है जब आप मैनेजमेंट की इतनी गलतियां निकालोगे एज एन ऑडिटर तो वो भी तो मौका ढूंढेंगे ना आपको जलील करने का। तो इस वजह से वो इंगेजमेंट मैनेजर डर गया और उसने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं है इस मैटर को ज़्यादा सीरियस लेने की। इन द लाइट ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, आप बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से आपके कौन कौन से थ्रेड्स हिट हो रहे हैं। तो चलें पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं अगर बात करूं तो मेरे लिए सबसे पहले इन 5 में से यहाँ पर तकरीबन, वैसे तो सारे ही नज़र आ रहे हैं लेकिन अगर एक एक करके मैं इन पर बात करना चाहूँ, सबसे पहले मेरे पास ऑब्जेक्टिविटी मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सर मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो इस वजह से कि ऑब्जेक्टिविटी का मकसद क्या है कि ऑडिटर्स को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, अपना अंदाज़ा, अपने एस्टिमेट्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता हो या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा हो, किसी भी वजह से आपने अपने ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्जेक्टिविटी फॉर एनी रीज़न। किसी भी रीज़न की वजह से आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो रीज़न सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर वो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जैसे आपका मैनेजर यहाँ पर आपको बता रहा है। तो पहले आपने ये वाली बात इस तरह से बयान की, हमारा इस सेशन का मकसद ड्राफ्टिंग पर काम करना है, तो हम ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी में ये सारी बातें क्लियर होती हैं। फिर आपने बताना है कि इन द अबव सिनेरियो हमारे पास जो मैनेजर है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपने फर्म की इज्जत की खातिर फर्म के प्रायर ईयर के एस्टिमेट्स को चैलेंज कर सकते हैं ये लोग, तो आपने इसके ऊपर एग्रेसिवली कोई काम नहीं करना। ड्यू टू फर्म्स प्रायर ऑडिट डोंट टेक एग्रेसिव। मैंने जस्ट की पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए ताकि आपको पता चले कि सवाल में आपने इसी से पैराग्राफ बनाना है। डोंट टेक एग्रेसिव स्टेप्स।
कोई आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। ठीक है सर, अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी के बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, थोड़ा सा बता दें यहाँ पर आप। सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऑडिट एक कॉम्पिटेंट तरीके से हो, मतलब उसके अंदर जितने भी मैटर्स हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक एड्रेस किए जा रहे हैं। कहीं पर भी आप इनकॉम्पिटेंस वाली कोई हरकत ना कर रहे हो। ऑल द मैटर्स वर एड्रेस्ड एज पर स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी जिक्र हो रहा होगा, जाहिर है आप इन्वेंट्री का एस्टीमेट ऑडिट के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाएंगे, आप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड IS2 के हिसाब से बना रहे होंगे। तो आपने कॉम्पिटेंट रहना है इन स्टैंडर्ड्स के अंदर और अच्छे से अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सूट नहीं करता कि वो इनकॉम्पिटेंट हो। लेकिन इन द अबव सिनेरियो, अब यहाँ पर क्या मसला हो रहा है, यहाँ पर आप अपनी टीम को कह रहे हैं कि भाई काइंडली मैनेजमेंट के एस्टीमेट्स को चैलेंज मत करना। आप यहाँ पर साफ साफ अपने बंदों को कह रहे हैं कि नॉट टू चैलेंज द एस्टीमेट्स। तो सर इस सिचुएशन के अंदर हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो अपनी कॉम्पिटेंसी पे काम ही नहीं कर सकेंगे, वो कॉम्पिटेंटली इस मैटर को रिजॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑडिटर जो है वो मे कॉम्प्रोमाइज़ क्या, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है सर, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? सर तीसरा पॉइंट आप इंटेग्रिटी पर बात कर लीजिएगा। इंटेग्रिटी पर मैं बात कर लेता हूँ। सर इंटेग्रिटी में मेरा मकसद क्या होता है? ऑनेस्टी, मतलब मुझे सारे काम ईमानदारी से सही सलामत सच्चे होकर करने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने ये देखा कि हम लोग फर्म के पास्ट, या मैं प्रायर ऑडिट बोलूँ, प्रायर ऑडिट की खातिर प्रायर ऑडिट की खातिर क्या कर रहे हैं हम लोग करंट ईयर की एस्टिमेट्स को चैलेंज नहीं कर रहे, और अगर वो गलत भी हैं तो भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं इंटेग्रिटी से कंप्लाई नहीं कर रहा, मैं सच नहीं बोल रहा। मैं पिछले साल अगर मुझसे कोई गलती हुई थी तो मैं इस साल उसको गलती नहीं बल्कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल शायद मुझे ना पता हो कि मुझसे गलती हुई है या ऐसा कोई सीन हुआ है। लेकिन इस साल अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, क्योंकि मैं इंटेंशनली इंटेंशनली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली यहाँ पर ट्रूथफुल डीलिंग्स नहीं कर रहा। मुझे यहाँ पर ट्रूथफुल डीलिंग्स करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर फेयर डीलिंग्स करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर सच बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये सारे काम नहीं कर रहा। मैं ये सारे काम यहाँ पर नहीं कर रहा। बस ये सारे पॉइंट्स आपने इंग्लिश में एक पैराग्राफ बनाकर यहाँ पर एक अच्छे से ड्राफ्ट कर देने कि इंटेग्रिटी के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ऑनेस्टी के साथ काम करना है, हमने ट्रूथफुलनेस पे काम करना है, हमने बेसिकली फेयर डीलिंग्स करनी है। ये हमारा मकसद होता है इंटेग्रिटी के अंदर। लेकिन हमारे सिनेरियो के अंदर हम अपने फर्म के प्रायर ऑडिट की खातिर करंट ईयर के अंदर इंटेंशनली एक गलत एस्टीमेट को शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, फेयर डीलिंग्स के प्रिंसिपल को ख़राब कर रहा है। फिर इसके बाद अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी का मुझे कोई मसला बताया नहीं गया। हाँ, लेकिन इन सारी हरकतों की वजह से ज़रा सोचें, अगर ये बात आई कि आपको पता चलेगी कि आपने इस तरह की हरकत की, या किसी और बंदे को पता चले कि यार ये ICAP का चार्टर्ड अकाउंटेंट है
और इसको तो IS2 की इन्वेंट्री का नहीं पता कि इसने ये गलत एस्टीमेट को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोफेशनल बिहेवियर में हमारा मकसद क्या होता है? प्रोफेशनल बिहेवियर में हमने ऐसे कंडक्ट्स को अवॉइड ऐसे कंडक्ट्स को अवॉइड करना है विच माइट discredit the profession। हमने ऐसे कंडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशन की डिस्क्रेडिट किया जा रहा होगा, मतलब बुरा भला कहा जा रहा होगा या इज्जत ख़त्म हो जाएगी। ये है हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर का मकसद। इन द अबव सिनेरियो, हमारे सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है? हमारे सिनेरियो के अंदर क्योंकि हम लोग एक करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो एस्टीमेट इन्वॉल्व हो रहा है, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो एस्टीमेट इन्वॉल्व हो रहा है, हम उस एस्टीमेट को रॉन्गफुली, मतलब गलत एस्टीमेट को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये बात 4 लोगों को पता चलेगी तो वो आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसा कैसा समझेंगे? उनकी नज़र में हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं थ्रेट्स के ऊपर। थ्रेट्स के ऊपर। तो कौन कौन से थ्रेट्स यहाँ पर अराइज हो रहे हैं? सर यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर? सर मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पर कि मुझे अपनी फर्म के रेपुटेशन को बचाना है। अब देखिएगा, ऑडिट सीनियर के ऊपर मसला नहीं आ रहा है, ये मसला जो असल में आ रहा है वो जो ऑडिट मैनेजर है ना, जो आपको ये कह रहा है कि यार छोड़ो छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा काम करने की, ये करने की, वो करने की। तो अल्टीमेटली ये सारा मसला उसके लिए आ रहा है। तो हमारे लिए सबसे पहला थ्रेट क्या है? हमसे मुराद उस मैनेजर के लिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज एन ऑडिटर। सेल्फ इंटरेस्ट, सर क्या इंटरेस्ट है? सर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी फर्म की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, प्रोटेक्टिंग द फर्म्स रेपुटेशन। मैं अपनी फर्म की रेपुटेशन को क्या कर रहा हूँ? प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं अपनी फर्म की रेपुटेशन को बचा रहा हूँ, और वो बचा मैं किस तरीके से हूँ? थ्रू इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ IS2 एस्टीमेट्स। मैं IS2 के एस्टीमेट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, और गलत इस्तेमाल की वजह से मैं फर्म की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि मैं अपनी फर्म की इज्जत बचा रहा हूँ। और अल्टीमेटली इस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का नतीजा सिर्फ यहाँ पर तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसका नतीजा मेरी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी पर भी आ रहा होगा। मतलब मेरी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, क्योंकि लॉजिकली सोचो कि अगर आप लॉजिकली सोचो एक बात, कि अगर आपने अपने फर्म की रेपुटेशन की खातिर अपने एस्टीमेट को एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो शायद आपने 4 और जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। एक जगह तो एक सीनियर ने आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी जगहों पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचना कि आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी ऑडिट पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई होगी, बल्कि अपनी फर्म की रेपुटेशन बचाने के पर्सपेक्टिव से शायद बनाई हो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बाद एक जो मसला मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है वो है सेल्फ रिव्यू। सर सेल्फ रिव्यू तो तब होता है ना जब आप अपना किया हुआ काम रिव्यू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी तो मैं कुछ इसी तरह की हरकत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने ही पिछले साल के एस्टीमेट की वजह से अपना मुंह नहीं खोल पा रहा। अपना काम देखना, सर अपना काम देखना यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने जो प्रीवियस एक जजमेंट दी थी, मेरी जजमेंट थी वो, तो अल्टीमेटली मैं अपनी ही जजमेंट को गलत नहीं कह सकता इसका। तो इस वजह से मेरे लिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है।
सर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जो प्रीवियस जजमेंट थी वो सेम ऑडिटर की थी, मतलब मेरी ही थी। सर वो मेरी ही जजमेंट थी और अब मैं अपनी ही जजमेंट को गलत कहूँ तो अल्टीमेटली मेरे लिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर रहा है। और ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है कि मैनेजर ने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, ये आप अपने ही जजमेंट को अगर इस साल गलत साबित करोगे तो अल्टीमेटली हमारी फर्म की रेपुटेशन ख़राब हो रही होगी। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट मैं यहाँ पर क्यों ट्रिगर करवा रहा हूँ? सेल्फ रिव्यू थ्रेट इस वजह से ट्रिगर करा रहा हूँ कि मैं अपने ही पिछले साल के एस्टीमेट को इस साल रिकंसीडर कर रहा हूँ, इस साल उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं कभी भी अपने एस्टीमेट को गलत नहीं कहूँगा। और मैं क्यों गलत नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे लिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट खड़ा रहेगा। मैं अपने काम को कभी गलत नहीं बोलूँगा। फिर इसके अलावा इंटिमिडेशन थ्रेट। सर इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे? सर यही तो सबसे ज़्यादा है, एक लफ्ज़ है सिर्फ, और इस एक लफ्ज़ की वजह से इंटिमिडेशन थ्रेट देखो आप कहाँ तक पहुँच गया। सर वो लफ्ज़ कौन सा है? सर वो लफ्ज़ है आपके पास, द मैनेजर एडवाइजेज द ऑडिट टीम नॉट टू चैलेंज। साफ साफ उसने आपको मना कर दिया है एस्टिमेट्स एग्रेसिवली कि आपको मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि भाई ये जो एस्टिमेट्स हैं ये पिछले साल हमने ही बनाए थे और हम अपने ही एस्टिमेट्स को चैलेंज करने लग जाएं। तो ये वाली बात कि हमने बनाए थे, हम अपनी एस्टिमेट्स को चैलेंज करें, ये हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट में कवर कर ली। लेकिन यहाँ पर मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपका मैनेजर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आपका मैनेजर आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है, वो मैनेजर होने का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जाहिर है वो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई ही नहीं करने दे रहा, बस कह रहा है कि यार ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं? बस आप यहाँ पर डायरेक्ट बताएं कि क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंगेजमेंट मैनेजर है वो हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमें इस एस्टीमेट के ऊपर एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके अलावा इस वजह से जो ऑडिट सीनियर है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सही से अप्लाई नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से आपके ऑडिट की ओवरऑल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। क्या होगी? ओवरऑल ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। बताने की वैसे इसने पूछा नहीं है कि इसके क्या क्या इसकी वजह से रिस्क अराइज होंगे, जैसे उसने थ्रेट्स पूछे थे आपने बता दिए, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर वो कहीं पूछ ले तो आपकी ओवरऑल ऑडिट की क्वालिटी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। और सबसे अहम चीज़ आपकी एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होंगी। आप एक एथिकल बंदे नहीं कहलाएंगे, आप एक एथिकल बंदे नहीं कहला रहे होंगे आप। तो ये थी इसकी एक ड्राफ्टिंग का तरीका। मैंने यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट में बात लिखी, आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे और इसका एक अच्छा सा सजेस्टेड सॉल्यूशन तो खैर नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब आई कैप का सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है वो एक बंदे की सोच है। हमने उस सजेस्टेड सॉल्यूशन जैसा आंसर नहीं ड्राफ्ट करना, हमने इसका एक रेलेवेंट आंसर ड्राफ्ट करना। अगर हमारा आंसर उससे 90% 95% भी मैच कर जाता है इस स्टेज के ऊपर तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। कभी भी 100% जीरो मतलब सेम टू सेम मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।